यार स्मोक टाइम अच्छा तू भी अपने बच्चों को बोलेगा, बट यू शुड हैव अ वैलिड रीजन टू से दिस ना। वो तो हम सबको अपना, जैसे मुझे लगता है कि हमारे टाइम पे जो म्यूजिक था वही अच्छा था, मेरे पापा को लगता है उनके टाइम म्यूजिक म्यूजिक ना टीनेज में जो पसंद आता है तो मैं पूरी जिंदगी वही पसंद करता। जो आपके टाइम वाला बहुत ज्यादा अच्छा था 2000 2015 तुमने वो, जैसे मैं अब सुनती ही नहीं हूँ, मुझे वही वाला ही याद है सॉन्ग्स और वही पसंद है, और मेरे पेरेंट्स को वैसे अपने टाइम के। एआई ना, बिल्कुल सही बोला शब्दों ने, डिपेंड करता है तुम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों चीजें ही हैं एआई, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। एंड ये बात पक्की है, एआई इज गोइंग टू स्टे। जब कंप्यूटर्स आए थे ना तब भी जॉब्स गई थी, जब इंटरनेट आया तब भी जॉब्स गई, जब एकदम कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तब भी बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए। तो हर थोड़े टाइम बाद मार्केट में कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही है, तुमने अडेप्ट करना है उसे। ऐसे बोला जाता है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, ये चेंज तो आता ही रहेगा, तुमने उसे अडेप्ट करना है। और अब ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे नहीं, तो मैं सोचूं कि यार ऑफलाइन तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, कि हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। ये चीज हो गई, अब इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो वैसे ही जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जॉब्स जाएंगी, उन सबको फोकस करना चाहिए एआई के स्किल सीखने पे। जब तुम लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे ना, तुम फ्री टाइम होंगे, एग्जाम्स देने के बाद रिजल्ट तक बच्चा इंटर के बारे में सीरियसली पढ़ता ही नहीं है। ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज हैं एआई के बारे में, 2 2 दिन के हैं, कई कई कुछ घंटों के हैं, ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज किया कर, तुम्हें इंटरव्यूज में बहुत हेल्प मिलेगी। पता है एक्चुअली कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे पर्सन को हायर करना चाहता है जो कि नए नए स्किल सीख रहा है। तो यू शुड फोकस ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स। जब भी तुम सीए नहीं पढ़ रहे हो, तुम सोचो कि मैं कुछ ऐसा करूँ वो मेरे करियर में हेल्प कर सकूं। और आप लोगों को तो एआई हमसे जल्दी समझ आता है। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलो पहले रिवाइज करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने कल आप लोगों को पढ़ने के लिए भी दिया था, कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो। 1 सेकेंड, मुझे एक छोटा सा काम है। सॉरी, बस प्लीज में एक छोटा सा अर्जेंट काम है। तो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना शुरू किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें सबसे पहला वर्ड था ऑब्जेक्टिव्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना क्यों, इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने आपको 2 चीजें लिखवाई। पहली चीज लिखवाई कि हम लीगल सैंक्शन देना चाहते थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट को, उसको लीगल सैंक्शन देने के लिए। एंड इजिली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करना चाहते थे, उसके साथ अब आप एक वर्ड और लिख लो, इजिली पासेबल, मतलब तो सेम ही है, पर बुक में काफी जगह पे ये वर्ड यूज किया गया है। तो इजिली ट्रांसफरेबल एंड इजिली पासेबल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास मीनिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होती क्या है, तो पूरे एक्ट में कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं। बट ये बताया गया है सेक्शन नंबर 13 में, कल मैंने ये सेक्शन नहीं बताया था, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स एंड प्रोमिसरी नोट्स।
उसके बाद जब हम इसे समझने लगे तो हमारे पास एक वर्ड आया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बियरर नेचर की भी हो सकती हैं एंड ऑर्डर नेचर की भी हो सकती हैं। जो बियरर नेचर की है उसका मतलब कि जो पर्सन के हाथ में वो है वही उसका ओनर है। जो ऑर्डर बेसिस की है उसमें जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है सिर्फ वही उस पर्सन को उस इंस्ट्रूमेंट को एनकैश करवा सकता है, एनफोर्स करवा सकता है, और कोई उसे एनफोर्स नहीं करवा सकता। पर दोनों को ही तुम बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है उसे ट्रांसफर करने के लिए तो तुम्हें सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, डिलीवरी करनी पड़ेगी। पर जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसे ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करनी पड़ेगी। हमें पता कैसे चलता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके ऊपर लिखा होता है, एक्सप्रेस किया जाता है। अगर एक्सप्रेस किया गया है कि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इट इज ऑर्डर, अदरवाइज इट इज बियरर। और अगर ब्लैंक है तो हम लोग उसे क्या मान के चलते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट मान के चलते हैं। इन दैट केस इट वुड बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को समझा। सबसे पहले हमारे पास आया प्रोमिसरी नोट क्या होता है। तो जब कोई पर्सन किसी पर्सन को अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दे कि मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक सम पे करूंगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करूंगा, और ये अंडरटेकिंग वो राइटिंग में दे, तो हम लोग बोलते हैं कि एक प्रोमिसरी नोट क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने पैसे देने होते हैं, जो पेयर होता है वही इंस्ट्रूमेंट का मेकर होता है। एंड जो पर्सन को ये रिसीव होते हैं, जो पे ही होता है, उसे ये वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करता है, सेलर को ये डिलीवर करता है। डिलीवरी होनी जरूरी है, साइनिंग और स्टैंपिंग होनी जरूरी है। जो प्रोमिसरी नोट है ये सिर्फ किस टाइप का हो सकता है, बियरर या ऑर्डर? ऑर्डर। ये कभी भी बियरर नहीं हो सकता। जो प्रोमिसरी नोट है वो सिर्फ किस टाइप का हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल रिवर्स चीज है। जब एक पर्सन किसी पर्सन को अनकंडीशनल ऑर्डर दे कि तुमने मुझे एक स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो पर्सन इसे ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉअर है, उसे पैसे मिलने हैं, वो पेई है। और जो पर्सन इसे एक्सेप्ट कर रहा है वो ड्रॉई है। जो ड्रॉअर और पेई है ये दोनों सेम पार्टीज भी हो सकती हैं, अलग अलग पार्टीज भी हो सकती हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में मिनिमम 2 पार्टीज होंगी, बट इससे ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं अगर बिल को क्या किया जा रहा है, एंडोर्स किया जा रहा है। इसे भी साइन किया जाएगा, स्टैम्प किया जाएगा, सारे रूल्स बिल्कुल सेम है। ये बियरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। जो चेक है वो भी एक टाइप का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, बट इस केस में जो ड्रॉई है वो फिक्स है। इस केस में पेमेंट कौन करेगा, इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक। एक बैंक के ऊपर ड्रॉ किया हमने, एक बैंक को ऑर्डर किया है कि तुम मेरे भी हाफ पे पेमेंट करो। एंड इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। जब तक आप इसे डिमांड नहीं करोगे, जो चेक है वो वैलिड बन ही नहीं सकता। तो अगर चेक का किसी ने भी ट्रंकेटेड फॉर्म भेजा है या इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजी है, उसे भी हम लोग चेक में ही काउंट करते हैं। तो फर्स्ट पेज में हमारे पास एक टॉपिक आया, ऑब्जेक्टिव, ये बना क्यों। नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में कुछ वर्ड्स आए इंपॉर्टेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अगर बियरर है तो सिंपल डिलीवरी से, अगर ऑर्डर है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। इसमें किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है इंस्ट्रूमेंट की, जब बोनाफाइड ट्रांसफर ही हो और वैल्यू दे साथ में, मतलब वैलिड डिलीवरी होनी जरूरी है। जब वैलिड डिलीवरी होगी तभी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा क्या करेक्टरिस्टिक्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, प्रोमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4 में और उसकी पार्टीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 में और उसकी पार्टीज, उसका प्रोसेस अच्छे से समझ लिया। ये आपका होमवर्क था, डिफरेंसेस को रीड करके आना। डिफरेंसेस में लास्ट पॉइंट वैसे तो मैंने समझा दिया है, पर प्लीज इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करना। इसमें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोमिसरी नोट हमेशा क्या हो सकता है, पेएबल टू बियरर, ऑर्डर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये बियरर भी हो सकता है एंड ऑर्डर भी हो सकता है। पर क्या ये पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, नहीं। अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड ही बन जाएगा उसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, चेक। तो तीनों में एक एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई। प्रोमिसरी नोट सिर्फ बियरर होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर भी होता है, ऑर्डर भी होता है।
चेक बियरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ये ऑन डिमांड ही पे किया जाए। चेक का मीनिंग हमने पढ़ लिया, चेक की पार्टीज भी पढ़ ली, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, और यहां तक आप लोगों को अब तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन? आसान टॉपिक। नेक्स्ट। कहाँ पर है ये? ओके। बाकी लोग भी ध्यान देंगे, आपकी बुक में पेज नंबर 200 पे ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड, कहते हैं अगर कोई बिल है या कोई इंडोर्समेंट उसके ऊपर की गई है, उसमें नाम लिखा हुआ है किसी पर्सन का, इन एडिशन टू द ड्रॉइंग टू बी रिजॉर्टेड टू इन केस ऑफ नीड, तो हम बोलते हैं उस पर्सन को ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। बच्चे लेट से मैंने आपको कोई पेमेंट करनी है, तो मैंने आपको प्रोमिसरी नोट दिया या आपने मुझे ऑर्डर दिया, मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया कि मैंने उसे 3 मंथ्स के बाद 1 लाख रुपीज पे करने हैं। अब मुझे लगता है कि शायद मैं 3 मंथ्स के बाद आउट ऑफ इंडिया होंगी, मैं ये पेमेंट नहीं कर पाऊंगी उस टाइम पे, या फिर मुझे लगा मेरे पास उस टाइम पे शायद फंड्स ना हो, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भी हाथ पे मेरे फादर पे कर दें। तो मैंने अपने फादर का नाम लिख दिया, उनका फोन नंबर बता दिया उस पर्सन को, और लिख दिया कि ये ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड है। तो पहली ड्यूटी तो किसकी है, पेमेंट करने की, मेरी ही है। बट अगर मैं पे नहीं कर पा रही तो सामने वाला पर्सन मुझे सीयू नहीं करेगा, वो मेरी बजाय किस पर्सन से पैसे रिकवर करने जाएगा, ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। देखो कहते हैं जब कोई भी बिल हो या चाहे एंडोर्समेंट हो जिसमें आपने किसी पर्सन का नाम लिख दिया, इन एडिशन टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के अलावा एक और पर्सन का नाम लिख रहा है रहे हैं आप, और आपने बोला कि इसे सिर्फ कब कांटेक्ट करना है, इसके पास कब जाना है, इन केस ऑफ नीड, अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगी, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं, तब आपने इस पर्सन के पास जाना है। तो ये जो पर्सन है इसका नाम क्या बन गया, ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। आई होप सबको समझ आया। वेरी गुड, इट इज काइंड ऑफ श्योरिटी। ठीक है, थोड़ा सा फिर इसमें डिफरेंस है, अब आप खुद ही सोचो, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं। कि जैसे जैसे आपने कहा कि अगर मैं ना हूं तो उसे कलेक्ट करना, उसे प्रायर नहीं बताया किसी हाँ यस, इसमें श्योरिटी ने खुद इस चीज को अग्री नहीं किया। मैंने अपने फादर का नाम लिख दिया, बट उन्होंने नहीं बोला है कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा। श्योरिटी के केस में ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट होता है, 3 लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है, श्योरिटी खुद जाके बोलता है अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं पे करूंगा। बट इस केस में जो ड्रॉइंग केस ऑफ नीड है वो नहीं अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा, हमें बोल रहे हैं कि अगर मैंने नहीं दिया इससे मांगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मार्क्स केस स्टडी। तो ये भी चैप्टर पहले इंटरमीडिएट में था और अभी ये फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। इतने सारे चैप्टर इनमें से पता है क्यों आए हैं, क्योंकि पहले सीए फाउंडेशन में 60 मार्क्स का लॉ होता था और 40 मार्क्स का इंग्लिश, तब कोई भी नहीं फेल होता था लॉ में, क्योंकि इंग्लिश में नंबर अच्छे आ जाते थे, तब सिर्फ मैथ से डर लगता था। अब 40 मार्क्स की इंग्लिश खत्म हो गई, उसके बदले में इंटर के कुछ टॉपिक्स फाउंडेशन में शिफ्ट हो गए। तो वहां पे ना आपको 5-6 अलग अलग केसेस गिवन होते थे और आपको ये बताना होता था ये किस टाइप का बिल है, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे अभी हमने सीखा कि कैसे पता चलता है कि बेयरर है या ऑर्डर है, वैसे ही अब हम ये देखेंगे कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। देखो कहते कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडिया में बना है एंड पेएबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, 3 चीजें हैं। अभी लिखना नहीं, पहले सिर्फ सुनो, केस स्टडी करने के बाद लिखना। मैं समझा रही हूं आपको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन इन इंडिया प्लस पेएबल इन इंडिया और टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मैं केसेस के थ्रू समझाती हूँ, आपने सिर्फ इसी चार्ट को ही देखते रहना आंसर करने के लिए। बच्चे मान लो मैंने चंडीगढ़ में एक चेक इशू किया जो कि चंडीगढ़ की ब्रांच से ही पे होना है, और मैंने चेक इशू किया है मिस्टर अमन को जो कि मोहाली में रहते हैं। क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है?
सब कुछ ही इंडिया में ही हो रहा है। ठीक है, पहले तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों ये रूल बनाया क्यों गया, ये टॉपिक ही क्यों बनाया गया इंडियन इंस्ट्रूमेंट, इससे क्या फर्क पड़ता है। बच्चे, जो इंडिया के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके ऊपर इंडिया का एक्ट लगेगा, जो फॉरेन के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन किसके पास होगी, किसी और कंट्री के पास होगी। तो मान लो मुझे कोई इंडियन इंस्ट्रूमेंट मिले, लेट से मुझे कनाडा के किसी पर्सन ने चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, अब मैं लीगल एक्शन लेना चाहती हूँ, अगर उसकी ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में आएगी तभी मैं केस कर सकती हूँ। अगर उसकी ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में आती नहीं है, क्या मैं इंडिया में केस करूंगी, नहीं, उसके बिहाफ पे मुझे, उसके अगेंस्ट मुझे कहां पर केस करना पड़ेगा, कनाडा में। तो जब हम पता करना चाहते हैं कि लाइबिलिटी कहाँ से डिसाइड होगी, कि किसी पर्सन की लाइबिलिटी के लिए इंडिया के रूल लगेंगे या किसी और कंट्री के रूल लगेंगे, तो लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए, कंप्लायंस डिसाइड करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनलैंड है क्या फॉरेन है। पहले तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ आई। अगर हमने किसी को सीव करना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन कौन है। जुरिस्डिक्शन वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, एक्सेप्शन कहाँ पढ़ा है, वेरी गुड, एक तो एक्सेप्शंस में पढ़ा है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, परसों वाली क्लास में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आया था, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे कोर्ट्स के बारे में, कि स्ट्रक्चर क्या है इंडियन जुडिशरी सिस्टम का। इंडियन जुडिशरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लास्ट में आते हैं मेट्रोपॉलिटन। वहां पे मैंने आपको लिखवाया था कि जो हाई कोर्ट होता है उसके पास तीन तरह की पावर होती है, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है और एक अपेलेंट जुरिस्डिक्शन होती है। फिर उसके बाद लिखा हुआ था जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है पावर टू कंट्रोल। तुम्हारे पास किस चीज की जुरिस्डिक्शन होती है, जहां पर लोग रहते हैं या फिर जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। याद आया, हमने ऐसा कुछ किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम हिंदी मूवीज देखते हो कई बार उसमें ऐसा होता है कि एक पर्सन पुलिस में केस लिखवाने गया और पुलिस वाले कह रहे हैं ये मेरे एरिया का नहीं है, मैं ये केस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मान लो मेरी बाइक चोरी हो गई सेक्टर 32 से, क्या मैं सेक्टर 9 चंडीगढ़ में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकती हूँ, वो बोलेंगे ये मेरे एरिया का ही नहीं है। वो एरिया वर्ड एक्चुअली इनफॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज है जुरिस्डिक्शन, बोलेंगे ये मेरी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता। ठीक है, मान लो मैं किसी आईएएस ऑफिसर को बोलूं कि सर इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, आप इसे सजा दो, बोलेगा मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, तुम जज के पास जाओ। तो हर पर्सन की पावर फिक्स है, उस चीज के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, जुरिस्डिक्शन। तो जब मुझे किसी पर्सन की लाइबिलिटी डिसाइड करनी है, मुझे पता करना पड़ेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इनलैंड है ये फॉरेन है। इंडियन इंस्ट्रूमेंट, इंडिया का लॉ कब अप्लाई होगा, कहते हैं कोई भी दो दो बातें आपने हमारी माननी है। पहली बात क्या माननी है कि बिल कहां पर बना हो, इंडिया में बना, या तो इंडिया के पर्सन को पैसे देने हो या इंडिया के बैंक से पैसे देने। ठीक है, अब मान लो मैंने चंडीगढ़ में एक चेक ड्रॉ किया एंड जो चेक की पेमेंट होनी है इन चंडीगढ़ की ब्रांच से ही होनी है, चंडीगढ़ के आईसीआईसीआई की ब्रांच से पेमेंट होनी है, और पेमेंट होनी है मिस्टर अमन को जो कि मोहाली में रहते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का हो गया, लेट से मिस्टर अमन तो अब इंडिया में नहीं रहते, ही इज अ एनआरआई, ये यूएस शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये क्या है, अभी भी ये इंग्लैंड है, ड्रॉ कहां पर किया गया है, इंडिया में। इन दोनों में से कोई भी एक बात मान, या तो इंडिया में पेएबल हो या इंडिया के पर्सन को पेएबल हो। तो ये पे तो इंडिया में ही हो रहा है, चाहे पर्सन कहाँ पे रहता है। यार मैं इंडिया में रहती हूँ, मैंने इंडिया में एक चेक ड्रॉ किया, जो चेक ड्रॉ किया मेरी चेकबुक सेक्टर 34 चंडीगढ़ की है, तो वो इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट है। उसके ऊपर मैं चाहे इंडिया के मिस्टर रमन का नाम लिखूं चाहे यूएस के मिस्टर रमन का नाम लिखूं। समझ आइए बात, पक्का क्लियर है। मान लो मैं आपको बोलूं कि मैं यूएस घूमने गई, मुझे वहां पे बिजनेस करने के बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिले, तो मैंने यूएस में जाके भी एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया एंड उसके बाद मैं इंडिया आ गई, तो मैंने यूएस के बैंक अकाउंट की चेकबुक से एक चेक इशू किया है। मैंने चेक ड्रॉ तो किया है इंडिया में, मैंने चेक इशू किया है लुधियाना में, एक पर्सन है मिस्टर अमन उसे, पर जो चेकबुक है वो यूएस की है। अब ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन है। पहली बात तो माननी ही पड़ेगी, ड्रॉ तो कहां पर होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक बात माननी है, या तो इंडिया में पेएबल हो या इंडिया के पर्सन को पेएबल। मुश्किल है कोई, समझ आए। अच्छा मान लो मैं इंडिया में रहती हूँ, मैंने अपनी
फ्रेंड को चेक इशू किया, वो भी इंडिया में रहती है, बट हम लोग यूके घूमने गए हुए थे, मैंने यूके में उसे चेक इशू किया। अब ये क्या है? फॉरेन। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये तो पूरी करनी ही पड़ेगी, इट मस्ट बी ड्रॉन इन। आप क्या सारे केस सॉल्व कर पाओगे? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंटर में आता है, ऐसे तुम्हें 6 अलग अलग बिल होंगे और तुम्हें देख के ये बताना होगा ये इंडियन है कि ये फॉरेन। तो अभी पहले हम ये रूल पढ़ते हैं, फिर हम ये चार्ट बनाएंगे। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा नोट, कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा चेक जो कि ड्रॉ किया गया है या बनाया गया है इंडिया में। तो पहला वर्ड तो क्या बन गया? बना। बना कहां पर हुआ, ड्रॉ कहां पर हुआ हो? इंडिया में। एंड पेएबल इन, पे कहां पर हो रहा है? इंडिया में। या फिर ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। फिर ये क्या बन जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है वो इनलैंड ही रहता है, चाहे इसे एंडोर्स कर दो किसी फॉरेन कंट्री को। ठीक है, मान लो मैंने एक बिल इशू किया आंचल को, बिल जो है वो सेक्टर 34 चंडीगढ़ की ब्रांच में ऑनर होना है, इंडिया में ही पेएबल है। एंड आंचल ने किसी कनाडा के पर्सन को कनाडा जाके एंडोर्स कर दी। तो अब एंडोर्समेंट कहां पर हो रही है? कनाडा में। पर बिल ओरिजिनली तो क्या था? इनलैंड था, ये हमेशा क्या रहेगा? इनलैंड ही रहे। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अपोजिट, जो चीज इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो सारी क्या है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं मान लो कोई प्रोमिसरी नोट कोलकाता में बना है, मुंबई में पेएबल है, ये क्या होगा? इंडियन के फॉरेन? दो काम मुझे इंडिया में चाहिए थे, बनना चाहिए इंडिया में और कोई भी एक बात। ठीक है, मान लो कोई बिल बना है वाराणसी में, जोधपुर के एक पर्सन को पे करना है, पे होना है पर सिंगापुर में, क्या होगा ये? इनलैंड। इनलैंड या इंडियन वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। ए एक पर्सन है आगरा का, इसने बिल बनाया आगरा में बी नाम के पर्सन पे, जो बी है वो न्यूयॉर्क में रहता है, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो पेएबल है दिल्ली में। ये क्या होगा? कहते ए एक पर्सन है जो कि मुंबई में रहता है, इसने बिल बनाया है मुंबई में, जो मर्चेंट है जिसके अगेंस्ट बिल बनाया है वो रहता है मथुरा में, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया लंदन में, ये भी क्या है? इनलैंड। दो कंडीशंस पूरी होगी। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इनलैंड रहेगा जहां मर्जी वो एंडोर्स हो जाए। कहते अगर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। कोई कंक्लूजन? एग्जाम का क्वेश्चन आई होप सब कर पाएंगे। चार्ट बना लो, लिख लो 6 मार्क्स की केस स्टडी, ऐसे 6 केसेस आएंगे आपको। नीचे वाले दोनों pieces और ड्रॉन वाला पीस पे वाले साथ। एक सेकंड पहले आप लिखो, मैं भी उस पर जाते हैं। जस्ट 1 मिनट। कर लिया सबने? देखो भाई, एक और चीज, अब इन्होंने साथ में कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वो रीड कर रही हूँ। पहले मेरा फोकस था इंग्लैंड और फॉरेन समझाने पे। पहले केस में कहते ए नाम का एक पर्सन है जो कि मुंबई में रहता है, इसने बिल ड्रॉ किया मुंबई में बी नाम के पर्सन पे, बी मथुरा में रहता है, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि मैं पेमेंट कहां पर करूंगा? इन लंदन। ये कहते हैं इनलैंड बिल है। अब कहते हैं मान लो ये बिल ड्रॉ हुआ था इंडिया में और जो पर्सन था वो भी इंडिया में है, ये इममटीरियल है कि ये पेएबल कहां पर है? लंदन। कहते अगर ये जो बिल है ये एंडोर्स कर दिया जाता फ्रांस में,
जो फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ बिल है, ये मान लो एंडोर्स करके हमने कहां पर दे दिए, फ्रांस में, फिर भी ये दोनों क्या रहेंगे हमेशा, इनलैंड बिल्स रहे। ठीक है शगुन, क्लियर है? ये फिर से अकेली केस स्टडी। लाइबिलिटी और ऑफ मेकर और ड्रॉअर ऑफ फॉरेन बिल। अब कहते हैं जो फॉरेन बिल है उसके ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लगेंगे। अगर कुछ और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ, अगर आपने कुछ और अग्री कर रखा है फिर तो वही रूल लगेंगे, अगर कोई रूल नहीं बनाए हुए तो ये रूल। जो मेकर है, मेकर होता है कौन, किस केस में होता है मेकर, प्रॉमिसरी नोट में, मतलब जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं पैसे दूंगा। या फिर जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर कौन होता है, जिसने पैसे लेने हैं, वही होता है ना ड्रॉअर। किसी भी फॉरेन प्रॉमिसरी नोट का या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का या फिर चेक का इज रेगुलेटेड इन ऑल असेंशियल मैटर्स बाय लॉ ऑफ द प्लेस वेयर ही मेड द इंस्ट्रूमेंट। तो फॉरेन बिल के ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लगते हैं जहां पर इंस्ट्रूमेंट क्या है, बनी है। एंड जो लाइबिलिटी है एक्सेप्टर की या एंडोर्सर की, उसके ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लगते हैं जहां पर इंस्ट्रूमेंट क्या है, पेएबल। तीन चीजें हैं। एक चीज है बिल के ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लगेंगे, एक चीज है जिसने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लगेंगे, एक है जिसने एंडोर्स किया। कहते बिल के ऊपर तो कौन सी कंट्री के रूल लगेंगे, जहां पर भी वो बिल बनाया गया एंड जिसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई मैं पैसे दे दूंगा। जिसने एंडोर्स किया है उसके ऊपर किस कंट्री के रूल लगेंगे, जहां पर वो पेएबल है। इसका मैं प्रॉपर चार्ट भी बनवाऊंगी, पर ये एग्जांपल पढ़ो अच्छे से। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए ने बनाया बर्कले में, ठीक है, तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन ही बर्कले में रहा है, बर्कले यूएस में एक सिटी है, तो ये पक्का क्या हो गया, फॉरेन बिल। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बर्कले में है 15%। अगर बर्कले का रूल है कि अगर कोई पर्सन टाइम पे पैसे नहीं देता तो तुम उससे 15% इंटरेस्ट ले सकते हो। इसे एक्सेप्ट कर लिया बी ने। बी ने एक्सेप्ट कहां पर किया है कि मैं कहां पे पेमेंट करूंगा, वॉशिंगटन में। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6%। अब इस बिल को एंडोर्स करके भेज दिया गया इंडिया में, और इंडिया में आके ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब अगर जो पर्सन को इंडिया में मिला वो लीगल एक्शन लेना चाहता है, तो कौन सी कंट्री के रूल्स उसके ऊपर लगेंगे। कहते हैं एक्शन ऑन द बिल इज बॉट अगेंस्ट बी। बी के ऊपर हमने केस किया, बी ने हमें पैसे देने थे, हमने उसके ऊपर केस किया और हमने उसके ऊपर केस किया इंडिया में। तो बी कौन था, एंडोर्सर। एंडोर्सर के ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लगते हैं, जहां पे वो बिल क्या हो, पेएबल। जहां पे वो बिल पेएबल था वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 6। तो उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 6। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ आया है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटे से टॉपिक्स हैं, पेपर वाले दिन रिवाइज करके जाओ, बड़ी आसानी से इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये 6 मार्क्स की केस स्टडी आती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। पहला टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि बनाया गया है इंडिया में एंड या तो पेएबल है इंडिया में या फिर पेएबल है टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, इसका मैं सेक्शन भी स्पेशली याद करवा रही हूं, लाइबिलिटी इन केस ऑफ फॉरेन बिल। तो अगर इंडियन बिल है फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इंडिया के रूल अप्लाई हो जाएंगे। पर अगर इंडियन रूल नहीं है तो क्या होगा, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर एंड मेकर। रूल्स ऑफ कंट्री where bill or promissory note is drawn or made। ड्रॉअर के ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लगते हैं जहां पर बिल क्या है, बनाया गया।
लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर एंड एंडोर्सर। अब इसीलिए पहले ना वो स्पेशली पढ़ाते हैं पार्टीज, क्योंकि सारा टॉपिक समझ ही वहां से आता है। तो कल जब हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट पढ़ा, पहले हमने पार्टीज समझी, मेकर और पे, वही वर्ड यहाँ पर आ रहा है मेकर। फिर जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, हमने पढ़ा ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ठीक है, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में लिख लो, ड्रॉई को ही एक्सेप्टर बोला जाता है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई होता है ना, उसे ही एक्सेप्टर बोला जाता है। एंडोर्सर, रूल्स ऑफ कंट्री where negotiable instrument is payable। समझ आया है टॉपिक? तो मुझे सेम एग्जांपल में ये बताओ, पढ़ लिया सबने? अब मुझे सेम एग्जांपल में ये बताओ, देखो ए ने एक बिल दिया था बी को, बी ने उस बिल को एंडोर्स कर दिया था, ऐसे ही हुआ था ना, बिल ने उसे एंडोर्स कर दिया था। तो जब उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया तो हमें पता चला कि इंडिया में पर्सन उससे कितना इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है, 6%। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब बिल डिसऑनर हो गया तो बी को भी, तो बी किससे पैसे मांगेगा, ए से। बी ए से कितना इंटरेस्ट मांग सकता है, 15%। क्योंकि ए के ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लग रहे हैं, ड्रॉअर के ऊपर कौन सी कंट्री के लगते हैं, जहां पर बिल बना था। बिल बना था बर्कले में, बर्कले में इंटरेस्ट रेट क्या था, 15%। तो बी को पे तो 6% करना पड़ेगा, पर बी ए से कितना डिमांड कर सकता था, 15%। कहते अगर ए को चार्ज किया जाता, वो कितना इंटरेस्ट रिकवर कर सकता था, 15%। वृंदा, आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो बच्चे इनक्वेट वर्ड को आप लोग याद रखोगे इनकम्प्लीट से। जो इनकम्प्लीट है, जो पूरा नहीं। इनक्वेट मतलब जो कि क्या है, इनकम्प्लीट। लेट्स से मैंने किसी को कोई चेक इशू करना था, मैंने फैन रिपेयर करवाया, उसकी पेमेंट करनी थी, मैंने चेक इशू करना था, एंड मैंने चेक के ऊपर जल्दी जल्दी में साइन कर दिया और मैंने बोला आप अमाउंट फटा खुद ही लिख लेना। हमारा एक ही कारपेंटर, मैं हमेशा उससे काम करवाती हूँ, मुझे उस पर ट्रस्ट है। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, 1200 रुपए बिल बना, आप इसके ऊपर 1200 लिख देना, और मैंने उसके ऊपर साइन करके उसे दे दिया। उसने इस 1200 के ऊपर 1200 की जगह लिख लिया 12,000। तो क्या अब वो इस बिल के बेसिस पे मेरे से 12,000 रिकवर कर सकता है, यस और नो? कोई भी पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वैलिड ओनर कब बनता है, जब वो क्या हो, बोनाफाइड ट्रांसफरी। वो तो बोनाफाइड है ही, ठीक है। तो वो मेरे से लीगली रिकवर कितने कर सकता है, 1200। वो अगर मुझे स्यू करेगा तो उल्टा मैं उसके ऊपर फ्रॉड का केस कर सकती हूँ, ठीक है। तो इनक्वेट मतलब होता है इनकम्प्लीट। अगर कोई भी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है तो आपके पास राइट है उसे कंप्लीट करने का। मान लो मैं डेट लिखना भूल गई, मैंने अमाउंट तो लिख दी, साइन भी कर दिया, मैं डेट लिखना भूल गई, वो डेट लिख सकता है। जो हमने अग्री किया उन टर्म्स के अकॉर्डिंग वो कोई भी डेट लिख सकता है। बट इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट में अगर आप जो अमाउंट थी उससे ज्यादा अमाउंट लिखते हो तो वो बिल वैलिड नहीं होगा, वो चेक वैलिड नहीं होगा, आप लीगली उन चीजों को रिकवर नहीं कर सकते। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट? आसान टॉपिक है। तो ये कारपेंटर बहुत इंटेलिजेंट है। कारपेंटर, लेट्स से उसका नाम है मिस्टर एक्स। तो इसने इसके ऊपर 12,000 लिख लिए, फिर ये चला गया शॉपिंग करने। ये लेट से शॉपिंग करने गया एंड इसने कोई अच्छी सी टॉमी हिलफिगर की ड्रेस पसंद कर ली और इसने बोला कि ये लो बिल। अब चेक किसने प्रेजेंट किया, इसने बिल एंडोर्स कर दिया। तो चेक कौन प्रेजेंट कर रहा है, टॉमी हिलफिगर। ये तो बोनाफाइड है, ये मेरे से लीगली कितने पैसे रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इनकम्प्लीट इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट है
तो जिस पर्सन को आप दे रहे हो उसका तो उतना ही राइट है जितना तुमने अग्री किया था, बट वो पर्सन अगर किसी और को एंडोर्स कर रहा है, जिसने उसे एंडोर्स किया, वो अगर उसे गुड फेथ में खरीद रहा है, इसको इसने इसे नहीं पता कि कोई फ्रॉड प्लान हुआ होगा, ये गुड फेथ में इस इंस्ट्रूमेंट को ले रहा है, इस केस में वो कितनी अमाउंट रिकवर कर सकता है, जितनी उस बिल के ऊपर लिखी हुई। ठीक है, मैं नोट्स में लिखवाऊंगी, अच्छे से समझ आई है सबको चीज। इसी का थर्ड पॉइंट, एक और केस स्टडी। मान लो मैंने बिल बोला था 1200 का, पर कारपेंटर ने लिख लिया 12,000। वो अपने भाई को कहता कि अगर मैं मैम से पैसे 12,000 रुपए मांगने गया तो मैं तो लीगली रिकवर ही नहीं कर सकता, तो तुम ऐसे करो कि तुम ये बिल रखो, तुम मैम से 12,000 रिकवर कर लेना, 6,000 तुम्हारे, 6,000 मेरे। तो क्या इस केस में इसका ब्रदर मेरे से 12,000 रिकवर कर सकता है? जो हमने 12,000 का राइट देना है वो सिर्फ किस पर्सन को देना है, जो कि बोनाफाइड है, दूसरे पर्सन को हम लोग देते ही नहीं है। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे फर्स्ट क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। लीगल एक्शन लेने का राइट किसका होता है? बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। तो अब इस मैं सारे पॉइंट्स इकट्ठे लिखवाती हूँ, फिर हम सब कुछ इकट्ठे रीड करेंगे। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट। पहला पॉइंट, एक चीज होती है होल्डर, एक होती है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये दो वर्ड्स यूज होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में। एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो पर्सन ट्रांसफरी है उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डर। जो पर्सन ट्रांसफरी विद कंसिडरेशन है, विद वैल्यू है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेट मी आस्क यू 3 क्वेश्चन। मान लो मेरी अलमीरा में एक चेक पड़ा है एंड मैं लॉक लगाना भूल गई और आकिब ने चोरी कर लिया। क्या आकिब को ट्रांसफरी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ट्रांसफरी बोल सकते हैं? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ हम लोग नहीं बोल सकते। क्या उसे ट्रांसफरी बोल सकते हैं? क्या डिलीवरी हुई है? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी ट्रांसफर। जब तुमने अपनी मर्जी से किसी कोई चीज को दी, कोई चीज दी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिलीवरी। कि हम पढ़ चुके हैं ना पेमेंट चैप्टर में, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी ट्रांसफर, जब आपने अपनी मर्जी से किसी को कोई चीज दी। तो अगर एक्स ने वाई का बिल चोरी कर लिया, नॉट ट्रांसफरी, ये तो ट्रांसफरी बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्या डिफेक्ट है इसमें? बिकॉज ऑफ नो डिलीवरी। क्योंकि मैंने एक्स ने डिलीवरी नहीं की थी, वाई ने डिलीवरी नहीं की थी, एक्स ने चोरी किया। पर अगर मान लो मैं आकिब को बोलूं कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूं, मैं तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ, अब हम आकिब को क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफरी बोल सकते हैं। अगर मैं आकिब को बोलूं कि मैंने तुमसे कुछ गुड्स खरीदी हैं, उसकी पेमेंट के लिए मैं तुम्हें ये चेक दे रही हूँ, अब हम आकिब को क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। तो लॉ ऑब्वियसली सबसे ज्यादा राइट किसको देगा? ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। इसके राइट्स क्या होंगे? हमेशा सबसे ज्यादा होंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट हमेशा सबसे ज्यादा होंगे। इसको कोई मना नहीं कर सकता। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसे ऑनर कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। इफ अ होल्डर fills any amount more than agreed amount, he can still recover
only agreed amount. If a holder fills any amount more than agreed amount and endorse it to, उसने इसे किसी को endorse कर दिया. फर्स्ट पार्ट है endorse कर दिया without consideration. सेकंड पार्ट है endorse कर दिया with consideration. अगर हमने जिसे endorse किया है बिना कंसिडरेशन के किया है, फिर तो वो पर्सन अभी तक सिर्फ क्या बना है, होल्डर. ठीक है, वो मैक्सिमम कितने पैसे रिकवर कर सकता है, पर अगर मैंने जिसे एंडोर्स किया है उसने मुझे कंसिडरेशन भी दी थी, अब वो पर्सन क्या बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स. समझ आया ना सबको, फुल फॉर्म लिख लेना, होल्डर इन ड्यू कोर्स. ये मेरे से कितने पैसे रिकवर कर सकता है, जो अमाउंट इंस्ट्रूमेंट में क्या की गई है, मेंशन की गई. चार पांच अलग अलग केसेस बन गए पेपर के लिए. हाँ जी, हो गया. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਦੇ ਚੈੱਕ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ फिर भी नहीं वैलिड, फिर भी नहीं वैलिड होगा अगर आप पुरानी अमाउंट, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है. वो अग्रीड मतलब जो हमारे बीच में अग्री हुआ है, डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं आएगी इसमें. आई होप सबको अच्छे से समझ आया है. देखो भाई बुक से रीड करते हैं. अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ था, पहले तो पहले पेज पे ही आ जाओ, बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू. इसके साथ वर्ड लिख लो होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब ये वर्ड आगे बहुत जगह यूज होगा, पूरा लाइन ही लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, स्पेशली हर्ष. शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, लोकेश, सार्थक, आलस नहीं करता. चले आगे. अब आते हैं इनक्वेट टॉपिक पे. इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो कि इनकम्प्लीट, कहते ड्रॉअर ने, मेकर ने, एक्सेप्टर ने, एंडोर्सर ने साइन भी कर दिया, डिलीवर भी कर दिया इंस्ट्रूमेंट दूसरे पर्सन को, पर उसे पूरा ही ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर उसके ऊपर इनकम्प्लीट वर्ड लिख दिया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्वेट. ऐसे केस में हम होल्डर को राइट देते हैं कि वो इसे कंप्लीट कर सकता है, वो इसमें कोई भी अमाउंट लिख सकता है, पर वो मैक्सिमम अमाउंट कितने लिख सकता है, जितना कि स्टैंप अलाउ करते हैं. स्टैंप का मतलब क्या है बच्चे, मान लो गवर्नमेंट का रूल है कि 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 1000 रुपए का स्टैंप पेपर चाहिए, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 5000 का स्टैंप पेपर चाहिए. तो अगर स्टैंप पेपर ही 1 करोड़ का है, 1000 का है, क्या मैं 1.5 CR लिख सकती हूँ, नहीं. वो तो इंस्ट्रूमेंट ही क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी. कहते हैं आप इनकम्प्लीट को कंप्लीट तो कर सकते हो, पर आपने देखना है कि स्टैंप जिस लिमिट तक की हो, आप मैक्सिमम उतना अमाउंट लिख सकते हो, उससे ज्यादा तो आप लिख ही नहीं सकते. जो ये प्रिंसिपल है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल. यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग व्हाट यू योरसेल्फ कमिटेड. मुझे कारपेंटर ने बोला कि मेरा बिल 1200 रुपए है, तो कारपेंटर मेरे से लीगली मैक्सिमम रिकवर भी कितने कर सकता है, 1200 ही कर सकता है. मैं नहीं तो एस्टॉपल का प्रिंसिपल लगा दूंगी. कहते क्या लाइबिलिटी बनेगी इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट बनाने पे, जिस पर्सन ने साइन किया है, डिलीवर किया है इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट, वो लायबल है होल्डर को भी, होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी. मैं दोनों को लायबल हूं, पर मैं कितने अमाउंट के लिए लायबल हूं वो अलग अलग चीज है. मैं होल्डर को तो कितनी अमाउंट के लिए लायबल हूं, जितना हमने अग्री किया. ही कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अग्रीड अमाउंट. जो मेरा इंटेंशन था उससे ज्यादा ये रिकवर कर ही नहीं सकता.
जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो मेरे से कोई भी अमाउंट रिकवर कर सकता है, बस स्टैंप ड्यूटी उस चीज को अलाउ करती हो, ऐसा नहीं कि स्टैंप ड्यूटी उस चीज को अलाउ ही नहीं करती। प्लीज रीड दिस एंड एग्जाम्पल। सारे स्टूडेंट्स प्लीज इसे अच्छे से रीड करेंगे, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। डन? समझ आया है सबको पूरे अच्छे से? अच्छी केस स्टडी है। आज का पहला टॉपिक था इनलैंड एंड फॉरेन। दूसरा टॉपिक था फॉरेन बिल में लाइबिलिटी किसकी होती है? मेकर के ऊपर होती है जहां पे इंस्ट्रूमेंट बना है, एंड एंडोर्सर के ऊपर होती है, और एक्सेप्टर के ऊपर होती है जहां पर बिल क्या है? पेएबल है। इनकोवेट, इनकोवेट का मतलब क्या होता है? इनकम प्रूफ। उसके बाद एक वर्ड है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो क्लियर नहीं है। हम लोगों ने ये भी वर्ड पहले पढ़ा हुआ। एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजन, ऐसे वर्ड यूज होता है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब कोई कंफ्यूजन है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसमें कंफ्यूजन है, यार ये पता नहीं ये बियरर है कि ये ऑर्डर है, समझ नहीं आ रहा कि ये बियरर है कि ये ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, पे टू ऑर्डर 50,000। मान लो मैंने तुम्हें ये साइन करके दे दिया, पे टू ऑर्डर 50,000। क्या मतलब बना? मैंने साइन करके दिया, इसका मतलब तो ये भी निकल सकता है कि जब तुम ऑर्डर करोगे मैं तुम्हें 50,000 दूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ जब तुम ऑर्डर करोगे मैं 50,000 दूंगी। ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम मुझे 50,000 रुपीज दो।
इसमें क्या है, एक कंफ्यूजन है, पता नहीं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पता नहीं ये क्या है, प्रॉमिसरी। तो एक आपने वर्ड लिखना है अनक्लियर, और एक एग्जाम्पल भी लिखो। पे टू ऑर्डर, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ये वर्ड लिखा हुआ है, वी डोंट हैव द क्लैरिटी कि ये क्या है। अब इसमें क्या करें, इसमें होल्डर इसे जो मर्जी मान ले, चाहे होल्डर इसे मान ले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चाहे वो इसे मान ले प्रोमिसरी नोट, बट जो उसने एक बार मान लिया अब वो उसे चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो होल्डर कैन ट्रीट इट एज आइदर, वो जो मर्जी मान ले। ठीक है, देन फॉरवर्ड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, और फ्यूचर में उसे वैसे ही ट्रीट करना है। तो अगर वो प्रोमिसरी नोट है, मान लिया मैंने, तो मैं एंडोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोमिसरी नोट तो एंडोर्स हो ही नहीं सकता। बट अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हम उसे एंडोर्स कर सकते हैं। अगर मैं उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट कर रही हूँ, हम उसे एंडोर्स कर देंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी ट्रीट कर। आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक है नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन का मतलब होता है फ्री ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही क्या है, ये चैप्टर बना ही क्यों, दुनिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बनी क्यों? कि हम पैसों को बहुत इजीली ट्रांसफर कर सके। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकली? नेगोशिएशन करना। नेगोशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जब मैंने आपको बिल दे दिया तो ओनरशिप क्या हो गई, मेरे से आपको ट्रांसफर होगी। तो ये दो वर्ड्स हाईलाइट करेंगे। नेगोशिएशन का मतलब है, नेगोशिएशन टॉपिक है अबाउट ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके प्रोसेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नेगोशिएशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। नेगोशिएशन किस किस तरीके से हो सकती है आपको पहले से ही पता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट में कैसे हो सकती है, डिलीवरी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कैसे हो सकती है, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। डिलीवरी किस किस टाइप की हो सकती है, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट। मैंने चेक आपको दे दिया, फिजिकली चेक मेरे से आपको चला गया, ये है एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट। पढ़ा हुआ है हमने ये पहले, कहाँ पढ़ा हुआ है, बेलमेंट में ही पढ़ा हुआ है। थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट, मान लो चेक पड़ा है गीतांजलि के पास, मैंने गीतांजलि को बोला कि तुम स्नेहा को दे देना। गीतांजलि ने स्नेहा को कॉल करके बोला तुम मेरे से ले लेना, तो पक्का पता है ना कि स्नेहा को चेक मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि डिलीवरी हो गई। पर फिजिकली तो गुड्स मूव ही नहीं की, फिजिकली तो पहले भी गीतांजलि के पास था, अभी भी गीतांजलि के पास पड़ा है। यहाँ पे किस टाइप की डिलीवरी हो गई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया कि मैं तुम्हें दे दूं। क्लियर? आप लोग यहाँ तक सब कुछ रीड करके आओगे। पेज नंबर 202, फ्रॉम स्टार्ट टू पेज नंबर 202, प्लीज रीड दिस। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एंड 138 टू 142, पेज नंबर 205 तक नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और फिर एक और क्लास चाहिए होगी हमें प्रेजेंटमेंट टॉपिक। ठीक है जी, बाय। जो आपकी बुक में पेज नंबर 209 ऑनवर्ड टॉपिक्स है, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बुक में गिवन थे, तो मैंने बुक से अटैच कर दिया, अदरवाइज उसका कोई रेलेवेंस नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सैंपल अग्रीमेंट्स है।